नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा अच्छे तो नहीं होंगे क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो आ चुकी है। तो आज हो चुकी है 20 तारीख और जो अपने एग्ज़ाम की डेट है वो है 27। तो 6 दिन अभी बचे हैं। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए सीटी इंटीमेशन आ चुका है तो किसका एग्ज़ाम 27 तारीख को है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब चलो इसको छोड़ो, करना क्या है। लास्ट टाइम है तो रिवीजन मारना है और मॉक लगाने हैं। अगर मॉक नहीं लगा सकते कुछ लोग तो ये जो मैं मॉक लगाए मैंने अभी तक, आप सबको देख लीजिए क्योंकि इसमें आपको वो क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्वेश्चन से संबंधित चीज़ें भी मिलेगी, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन उनके बारे में। ठीक है, तो चलो 5 मॉक जो अपन ने 30 मॉक की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें 5 मॉक अपन लगा चुके हैं। ये अगला जो छठा मॉक होने वाला है, 6 नंबर का मॉक होने वाला है। ठीक है, अपन ने अब तक टोटल 15+ मॉक लगा चुके हैं ग्रुप डी के। इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने। आप लोगों को अगर जिसका एग्ज़ाम नहीं आया अभी तक तो वो लोग उन मॉक्स को देख सकते हो, उससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन यही आने हैं, घूम फिर के ऐसे ही आने हैं, संख्याएं चेंज होनी हो और कुछ नहीं होना। जैसे मैंने एनटीपीसी में करवाया था, मैंने एनटीपीसी में 15 मॉक करवाया था। आप देख सकते हो कितने लोगों की पॉजिटिव रिव्यू है, कितने लोगों को हेल्प मिली है। तो आप लोगों को भी बिल्कुल हेल्प मिलने वाली है इस चीज़ से। तो आप बेफिक्र हो जाइए, आप लोग सिर्फ मॉक देखिए, थोड़ा सा बस एक्टिवली देखिए। तो चलो मॉक शुरू करते हैं 6 नंबर। हाँ, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पर्सनली भी शेयर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलो मॉक शुरू करते हैं। मॉक नंबर 6। एक मिनट। तो चलो बिगिन करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो सबको पता है सिंधु नदी के किनारे कौन है, मोहनजोदड़ो। लोथल कौन सी नदी के किनारे बताओ। लोथल गुजरात में है और कहाँ पे, किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान में है और कहाँ पे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, हडप्पा कहाँ है, हडप्पा ये पाकिस्तान में है और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आप लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी क्वेश्चन के अलावा भी। मैं ऐसे सभी क्वेश्चन में करने वाला हूँ, तो आप लोगों को सिर्फ देखना है और ध्यान रखना है। आपको रिवाइज करवाऊंगा मैं सारी चीज़ें, ये एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार में निम्नलिखित में सॉरी सितार में कौन सी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो सबको पता है सितार में क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा है ना, समझो, जो यांत्रिक ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किस में परिवर्तित होती है बताओ। जो बैटरी होती है ना, बैटरी, इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कब परिवर्तित, किस में परिवर्तित होती है, जो डायनामो होता है, डायनामो, ये आते हैं बहुत, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना। ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, तो माइक्रो जो फोन होता है ना, माइक्रोफोन, इसमें भी ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो आंसर क्या हो गया, बी। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना भाई, ये याद होने चाहिए आपको। मैं रिवीजन के तौर पर ही आपको ये चीजें करवा रहा हूं।
वरना तो मैं क्वेश्चन करवा के भी सीधा निकल सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा इसने। एक्चुअल में टोटल 360 डिग्री का मान 5040 दे रखा है इसने, 5040। ओके, मैंने इसने पूछा A1 A2 A4 और A6 यानी कि 32 डिग्री, 46 डिग्री और A4 का मतलब 50 डिग्री और A6 का मतलब 70 डिग्री। ये टोटल हो कितना गया? 120 और ये कितना हो गया? 78 यानी कि 198। एक बार बताओ 5040 अगर 360 का मान है तो 198 का मान क्या होगा? 0 से 0, 18 से मैंने काटा, सॉरी 36 से काट देता हूँ मैं इसको, 36 से एक बार कितना बच गया? 14, 144 यानी कि 4 बार। तो ये कितना आ गया? 14 112, 11 बच गए, 14 में 100 तो 7 बच गए, 13 बच गया, 14 और 13 37, सॉरी 14 और 13 27, यानी कि ये सही है। लेकिन इसने गलत पूछा है, गलत, ध्यान रखना कौन सा सही नहीं है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब ये बोल रहा है A3 और A5 के कुल मूल्य। A3 और A5 कहाँ है? A3 ये रहा 132, A5 कहाँ है? 30, तो 162 डिग्री हो गया, 162 डिग्री। और A4 और A6 यानी कि 50 और 70, 120 हो गया, 120। अपने को चाहिए कितने? 42 डिग्री का मान चाहिए। कितने? 42 डिग्री का मान। एक बार बताओ, मैंने इसको काटा तो ये 14 बचा, 1 डिग्री का मान 14 आया था यहाँ से। अगर मैं 14 को सीधा 42 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 14 28, 8 बच गया, ये सॉरी 2 बच गया, और कितना? 14 56 और 2 58, 588। जबकि इसने क्या बोला है? 488 होना चाहिए। तो क्या ये गलत नहीं हो गया? और इसने यही तो पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो क्या होगा? ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत लोग मेहनत की जा रही है आपके लिए, आप लोग सिर्फ मुझे रिजल्ट दे दीजिए। आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए, फिर मैं आपसे पर्सनली इंटरव्यू लूंगा, ठीक है। विश्वास, कुछ विश्वास है ना, वो झूठ है, झूठ। सभी झूठ है ना, बहाने बहाने। अब ये बोल रहा है कि कुछ विश्वास बहाने हैं, नहीं, हाँ है, बिल्कुल है। ये देखो जो ये विश्वास का हिस्सा आ गया वो बहाने है, कुछ बहाने झूठ है, बिल्कुल है। दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों। देखो मैं थोड़ा सा तेज क्यों बोलता हूँ आप लोगों को बताऊं, क्योंकि एक्चुअल में मैं चाहता हूं कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। इस वजह से बाजार में उपलब्ध कार्य की उपलब्धता, उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच विषमता होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। क्या संरचनात्मक? स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसे। मौसमी क्या होती है? जो मौसम, देखो जैसे मान लो कि शीतकालीन मौसम के टाइम रोजगार मिल गया, बाकी टाइम वो क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। तो ऐसी बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। जो आर्थिक बेरोजगारी को क्या होती है? जिस पैसों की तंगी के अभाव में जो बेरोजगारी होती है ना, वो, ठीक है। वो प्रतिरोधात्मक, ये प्रतिरोधात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए, फ्रिक्शनल बेरोजगारी क्या होती है? एक इंसान है ना, एक जॉब कर रहा है, अब वो दूसरी जॉब स्विच करना चाहता है, दूसरी जॉब करना चाहता है। इस बीच में जो अंतर आएगा ना, मान लो कि उसने 30 तारीख को रिजाइन दिया, वो अगली 5 तारीख को ज्वाइन करेगा, जो 4 दिन की बेरोजगारी आई ना, उसे फ्रिक्शनल बेरोजगारी कहते हैं। वर्ग 16 में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर अपनी विशिष्ट गंध के ले जाना जाता है? तो सबको पता है, सल्फर अपनी विशिष्ट गंध के ले जाना जाता है कमरे के तापमान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1080 है तो विकर्णों की संख्या क्या होगी? एक बार बताओ, मतलब अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला बताओ बताओ बताओ। क्या ये नहीं होता n-2 180 डिग्री? ये होता है। अगर ये होता है तो इसका मान टोटल कितना है? 1080। काट दो भाई, ये काटा, 6 से 6 बार काटा, 18 से 6 बार काटा, तो n-2 बराबर 6, तो n बराबर 8। 8 मेरी क्या है? भुजाएं आ गई, भुजाएं। अब विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n-3/2। ये क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला, जब अपने को भुजाएं मिल जाती है। अब मैं n का मान क्या है?
8 माइनस 3 5/2, तो 2 से 4 बार गया तो अपने जो विकर्ण आ गए वो 20 आ गए, 20। जिसको ये फॉर्मूले नहीं पता भाई, फॉर्मूले लिख लेना, जिसको मालूम है वो अच्छी, बहुत अच्छी बात है। सभी प्रार्थनाएं क्या है? पूजा है। सभी प्रार्थनाएं क्या है? पूजा। सभी पूजा है, इच्छा है, इच्छा। कोई भी पूजा सत्य नहीं है, ये इनकी ये जो है ना, ये वो क्या है? सत्य नहीं है, सत्य पूजा। ओके। कुछ इच्छाएं प्रार्थना है, बिल्कुल भाई, कुछ इच्छाएं प्रार्थना है। कुछ प्रार्थनाएं सत्य नहीं है, बिल्कुल सही है भाई। जो पूजा के अंदर आ गया वो तो सत्य हो ही नहीं सकता ना। कुछ इच्छाएं सत्य है, कुछ इच्छाएं सत्य है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये तो गलत हो गया। तो ओनली 1 और 2, यानी कि कौन सा आंसर आ गया? बी। माजुली के किस पारंपरिक शिल्प को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा ना, जो क्या होता है ना, माजुली जो पारंपरिक शिल्प होती है ना, मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग होती है, ठीक है। माजुली कहाँ स्थित है? असम में। एक माजुली द्वीप भी होता है, आप लोगों को पता हो तो। कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली सबसे बड़ा द्वीप है भाई, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी माजुली के बारे में आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता दी। देखो इस क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? एक चीज बताओ। मैं आप लोगों को पहले इन चीजों के बारे में बता देता हूं, कि फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं। केशिकाएं क्या होती है? जो शरीर के सभी हिस्सों में रक्त को पहुंचाती है। शरीर के सभी हिस्सों में, देखो ज्यादा तो मैं लिखूंगा नहीं, हिस्सों में रक्त को पहुंचाती है, रिक्त नहीं, रक्त, क्योंकि मुझे लिखने की। शिराएं क्या होती है? शिराएं जो हृदय से जो रक्त को है ना, रक्त को हृदय से कहाँ ले जाती है? मतलब रक्त को हृदय तक ले जाती है, हृदय तक ले जाती है, हृदय तक ले जाने वाली क्या कहलाती है? शिराएं। धमनियां क्या? अच्छा, धमनियों के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो छोड़ो इसको। रस संकोचन क्या होता है? जो पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, पोषक तत्वों को। देखो मैं धमनियों के बारे में सोचूं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं लिखूंगा ही नहीं, उसको छोड़ो, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है? इसमें बोल रहा है कि परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कौन सा नहीं है? ये वो नहीं है, तो इनकी बी आंसर आ गया, बी, क्योंकि ये पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, फिर भी लाभ 19% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। मैंने हर बार बताया है, एमपी और सीपी और एमपी। सीपी क्या होता है? 100 माइनस छूट। क्या होती है? 100 माइनस छूट। जो एमपी क्या होता है? एमआरपी। 100 प्लस लाभ या हानि, हानि। एक बार बताओ, हानि रे यार, मैं क्या लिख देता हूँ जल्दीबाजी का। 100 माइनस 15%, 100 प्लस 19%, तो ये कितना आ गया? 85, ये 119 आ गया। तो ये एक बार बताओ, सीपी 5 है, कितना 7 क्या है? 19 से काट दिया, 17 से काट दिया मैंने, ठीक है। तो ये कितना? 5 बार, ये 7 बार, 5:7 आ गया सीपीएमपी का। इसने क्या बोला है कि जो एमआरपी का रेशो, जो 7 का मान है ना वो 840 है, तो 5 का मान क्या होगा? कितना? 7 से कितना बार जाएगा? 120 बार, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना जाएगा? 600, 600। तो क्या आ गया? सीपी क्या आ गया? 600 रुपये, 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये कोई क्वेश्चन है क्या? 14 और 41 जोड़ा तो 55, 36 और 63 जोड़ा 99, तो 76 और 67 जोड़ा तो कितना हो गया भाई? 24। तो 153 थोड़ी होगा, 143 होगा। 128 और 821 जोड़ा तो 949, तो बिल्कुल बी आंसर हो गया, बी आंसर। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ोगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये 2004 में आया था। अब आप लोगों को थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी भी दे देता हूं। जो नेशनल
कमीशन एसटी का है ना, शेड्यूल ट्राइब का, वो क्या हुआ था, जो संविधान है ना उसमें 989 कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट किया गया था, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। और ये जोड़ा कौन से अनुच्छेद में गया था, वो ये जोड़ा गया था 338A में, ठीक है। और ये संशोधन किया गया था, ये कब किया गया, 2003 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ध्यान रखना। अपने जो रेलवे है ना और एसएससी है, इसमें कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एनसीएसटी कौन से अनुच्छेद में आता है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था, ये सारी चीजें कब और कैसे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना भाई। एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, तो सबको पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो क्या होता है, फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सरलीकरण करना है। पहली बात तो मैं इसको छोड़ देता हूं, पहली बार मैंने वी बोर्ड मास का नियम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है भाई, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाया है। एक्चुअल में क्या है ना, इसमें टाइम लगेगा, इस वजह से मैं अभी इसको छोड़ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्या बोल रहा है, संख्या 2 के ठीक बाद विषम संख्याएं कितनी बार आती है। 2 के बाद विषम संख्याएं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार भाई, 4 बार। इनकी 4 बार विषम संख्याएं आती है 2 के बाद। और कुछ तो नहीं है ना, आजकल ये क्वेश्चन मेरे से बहुत गलत हो रहा है यार। नेक्स्ट, ये बोल रहा है हाइपर मेट्रोपिया वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। बिल्कुल सही बात है। यह बोल रहा है प्रेस बायोपिया से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुओं को के साथ साथ दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। बिल्कुल सही बात है, इनकी दोनों सही होंगे। एक्चुअल में क्या है ना, हाइपमेट्रोपिया क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। और जो प्रेस बायोपिया होता है उसको क्या कहते हैं, वो जो दोनों, जिसमें दोनों प्रॉब्लम होती है ना, उसको क्या बोलते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो नहीं आ रहा तो छोड़ो इसको भी के लिए। लेकिन जो इसका आंसर है वो ये है, दोनों। एक बार बताओ, चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, सबको पता है, ए बी बी सी डी। पहले को लास्ट से, बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से। तो क्या हो गया, 12 × x बराबर 16 × 6। बताओ, कर दो फटाफट। 3 बार गया, 4 बार गया, 3 से 2 बार गया, तो x बराबर 8 आ गया। तृतीयानुपाती क्या होता है, a + b का तृतीयानुपाती क्या होता है, b² a। तो क्या जाएगा, 6 × 6/4। तो ये कितना आ गया, 9। 3 बार गया ना 2 से, तो 8:9 आ गया। 8:9 ये रहा डी। ये तो सबको पता है ना भाई, नहीं पता हो तो लिख लेना, ये आना ही आना है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। एक ट्रेन के किराए में तत्काल प्रभाव के साथ 20% की वृद्धि हुई। एक बार बताओ, ट्रेन के किराए में तत्काल प्रभाव के साथ 20% की वृद्धि हुई, ये इसका कथन है। धारणा क्या है, वृद्धि के बावजूद लोग अभी भी ट्रेन से यात्रा करना पसंद करेंगे। वृद्धि क्यों कही हो, एक बार बताओ। कोई भी चीज आप कर रहे हो तो क्या सोच कर रहे हो, पॉजिटिव सोच के कर रहे हो ना, कि यार ट्रेन में वृद्धि होगी, मतलब किराए में वृद्धि होगी, तब भी लोग पसंद करते होंगे, तभी तो वृद्धि करेंगे। तो क्या होगा, ये आंसर ये सही होगा। आगमन के अन्य साधनों के किराए में भी वृद्धि हो सकती है। एक बात बताओ, अगर ट्रेन के किराए में वृद्धि कर दी गई है तो क्या गारंटी है कि बस के किराए में भी वृद्धि की जाएगी, कोई गारंटी थोड़ी है इसकी। हो सकता है बस का किराया कम कर दिया जाए। ज्ञान की बस के किराए के बारे में या कि अन्य किसी भी साधन के किराए के बारे में कोई नॉलेज नहीं है इस कथन में। जब कोई नॉलेज नहीं है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा, ओनली वन धारणा। भूमध्य रेखीय ग्लोब को विभाजित करता है, सबको पता है। जो भूमध्य रेखा होती है ना, एक काल्पनिक रेखा होती है, और एक ग्लोब को क्या 2 समान भागों में बांटती है, ऊर्ध्वाधर बांटती है और ऊर्ध्वाधर समान अर्धभागों में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो ये सबको पता होना चाहिए भाई। और मैंने तो कितनी बार बताया है आप लोगों को यार मॉक में, कि जो ब्रायोफाइट होता है ना, उसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है।
जिम्नोस्पर्म जिसमें बीज नहीं होते। ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, हर मौके में बताता रहता हूँ। अब आप लोग नहीं देखते, वो आपकी गलती है। एल एम एन का औसत भार कितना है? एल एम और एन का कितना है? 93। तो 93 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इन तीनों का वजन कितना आ जाएगा? 3 और 27, 279। ओके। एल प्लस एम का भार कितना आ गया? 89 औसत है तो दुगना कितना हो जाएगा? 178। 178। एक चीज बताओ, एम प्लस एन का कितना आ गया? एम प्लस एन का 96.5 है तो कितना हो जाएगा? 3.5 7 यानी कि 93, 193। ये टोटल आ गया। अब मैंने इन तीनों का वजन 279, लेकिन मैंने इनको जोड़ा तो ये कितना है? दोनों को जोड़ा तो 1, ये कितना है? 16 17 और 2 और 1 3, 371 आया। एक्चुअल में जो ये जो ज्यादा बढ़ा ना, ज्यादा, ये किसकी वजह से बढ़ा है? किसकी वजह से बढ़ा है बताओ? क्योंकि एम 2 बार आ गया, एम 2 बार तो 200 एक बार 21 प्लस 71 कितना आ गया? 92। यानी कि मैं देखो 371 में से 279 घटा दो, ये मेरे कैलकुलेशन मैंने अपने हिसाब से कर दी थी। 2 और 9 ये लो 92 आएगा आंसर, 92। एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 279 से मुझे 300 तक जाना है, 21 जोड़ना है, फिर उसकी अगर मुझे 71 इधर ज़्यादा है तो 21 और 71 92 ऐसे जोड़नी होती है कैलकुलेशन, भाग करना जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, एक चीज बताओ, मैं हर बार कहता हूं कि या तो सीधा डे निकाल लो जो कैलेंडर के फॉर्मूले से, या फिर अगर एक साल का अंतर हो ना तो आप क्या करो, ऐसे भी निकाल लो कि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है तो 11 जनवरी 2019 को क्या होगा? शुक्रवार। सबको क्या ये बात सबको पता है कि अगर लीप ईयर ना हो तो +1 हो जाता है एक साल में। अब एक बार बताओ, 11 जून तक मुझे जाना है, जनवरी में कितने दिन बच गए? 11 के बाद 20 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31 प्लस 11। अब इसको जोड़ दो भाई, 7 से मैं भाग देता जाता हूँ। 7 से यहाँ मुझे 6 मिल गया, यहाँ मुझे 0 मिल गया, यहाँ मुझे 3 मिल गया, यहाँ मुझे 2 मिल गया, यहाँ मुझे 3 मिल गया, यहाँ मुझे 4 मिल गया। तो ये इनको जोड़ दो, 9 और 2 11, 14 और 18, इनकी 4 आ गया इनकी। अब क्या करो, 4 जोड़ दो शुक्रवार में, तो 4 जोड़ा में शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो मेरा आंसर क्या आ गया? चौथे दिन मंगलवार। सी आंसर आ गया भाई, सी। ओके, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भाई। अच्छा, इसको क्या करना है? सही कालक अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। ओके, एक बार बताओ, कैबिनेट मिशन कब आया था? आप लोगों को पता है कब आया था? मार्च 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? सबको पता होना चाहिए। कितनी बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में? जुलाई 1946। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाई गई थी? अगस्त 1946 में। और पाकिस्तान प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। अगर अब देखो, सबसे पहले काल क्रमानुसार क्या कर दो, सबसे पहले क्या हुआ था? पाकिस्तान प्रस्ताव, तो ए पे क्या आएगा? 4। ओके, उसके बाद क्या आया? मार्च में कैबिनेट मिशन, यानी कि 4 और 1 यानी कि बी। फिर उसके बाद 2, फिर 3, तो क्या आ गया? ये आ गया भाई। देखो, इसको मैंने सब कुछ बता दिया, नहीं याद है तो याद कर लेना भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो सबको पता होना चाहिए कौन नहीं है भाई। लार ग्रंथि। क्योंकि लार क्या है ना, भोजन को चबाने में काम ऐसे कुछ होता है यार, इसका रीजन। ये बाकी पीनियल, थाइमस और अधिवक्र ग्रंथि, ये सब अंतःस्रावी का हिस्सा है, भाग का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या होता है ना, थोड़ा सा जो मैं आपके जो मॉक करवाता हूँ ना, वो काफ़ी स्पीड में करवाने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से क्या है ना, पढ़ने में दिक्कत हो जाती है और बोलने में भी थोड़ा सा जो आवाज़ है ना, वो क्लियरिटी चली जाती है आवाज़ की। अगर मैं ऐसे धीरे धीरे बात करूँ ना तो क्लियरिटी आएगी आप लोगों तक, लेकिन एक्चुअल में मुझे ये 90 मिनट में सॉल्यूशन देके और उसकी
डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है, डिटेल एक्सप्लेनेशन, इस वजह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखो आप, छोड़ो इन सब बातों को। 350 का 120% 6/5, 40% क्या होता है 2/5 का कितना 6%, यानी कि 3/50। अब कर दो इसको ये, ठीक है, 5 से 7 बार, तो ये कितना आ गया 6×2 = 12 और 18, 36 × 7, 36 × 7/5, 6×7 = 42, 6×7 = 42, और क्या आ गया भाई 7×6 और 7×25, ओके, /5, तो ये कितना आ गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा 25 आएगा ना यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये 5 भी तो बाकी है ना। 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 08, 10.08, बी बी। मैं भी सोचा आंसर क्यों नहीं आ रहा यार, ये क्या है 359 किसके नजदीक है, 361 के, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, -2 किया तो 359 मिल गया। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 में से 2 कम किया तो क्या मिल गया 287। इसका 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 में से 2 कम करूंगा तो क्या मिल जाएगा 439, खत्म, बी। नेक्स्ट, ग्रीष्म अयनांत क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओके, विच ऑफ द ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डज द समर सोल्स्टिस फॉल्स, यानी कि ये बोल रहा है कि गर्मी का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो सबको पता है 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे बड़ी रात कौन सी होती है ये बताओ, 21 दिसंबर या 22 दिसंबर होती है, हाँ 21 या 22 दिसंबर, एक शायद 21 दिसंबर ही होती होगी, ओके। वर्ष 1987 में 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के साथ बढ़ता है और यदि उसका तापमान घटता है तो उसके आयतन भी घट जाता है। तो ये नियम कौन सा है भाई, ये चार्ल्स का नियम होता है, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम लगाओ और आगे चले जाओ। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 10:13 है यदि प्रत्येक संख्या का पहली संख्या का 80% 16, 10 का 80% कितना होता है 8, 8 का मान 16 है तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 20, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 26, क्योंकि 2 गुना है ना। अगर 26 का आधा पूछा इसने आधा तो कितना आ गया वापस 13, तो 13 आंसर होगा। सीधा सवाल है, 10 सेकंड का सवाल है, करो और चले जाओ। कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में करिश्मा 22 से 16वें और दयाशीष 18वें स्थान पर है। पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? एक बात बताओ, अगर किसी भी व्यक्ति की दोनों तरफ से अगर आपको प्लेस वैल्यू दे रखी है तो पहले तो उन दोनों को जोड़ दो और फिर -1 कर दो, ये फॉर्मूला होता है। ये -1 करते क्यों ये बताओ पहले तो। 33 आंसर आ गया इसका, तो 33 ठीक है, क्योंकि जो वो इंसान है ना इसको 16 पे और 18 पे दोनों बार गिना जा चुका, और एक इंसान को किसी भी पंक्ति में 2 बार क्यों गिनूंगा, तो इस वजह से -1 होता है, ठीक है। सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है, तो सबको पता है कण प्रकृति को, क्योंकि प्रकाश है ना वो फैलता है किसकी वजह से, कण प्रकृति की वजह से। नेक्स्ट, महत्तम समावर्तक क्या है? महत्तम समावर्तक का मतलब HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें से HCF ज्ञात करना है। HCF कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे छोटी संख्याएं 4, 16 और 2 में सबसे जो छोटी है ना वो क्या है 2, तो मैंने यहाँ से संख्या में से 2 उठा लिया। x में सबसे छोटा x क्या है, ओनली x आ रखा है ये, तो यहाँ मैंने x उठा लिया। अब y में क्या है y, तो ये लो 2xy आंसर आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया मुझे। अगर एलसीएम ज्ञात करना होता तो कैसे करता, चलो बताओ।
एलसीएम सबसे बड़ी संख्या उठाता 16 उठाता, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स क्यूब में क्या उठाता एक्स क्यूब, और वाई क्यूब और वाई क्यूब में क्या उठाता वाई क्यूब। ये मेरा क्या हो जाता एलसीएम। ये क्या है एचसीएफ। बस खत्म, सीधा सवाल है भाई, दोनों मैंने बता दिए। अगर आपको इससे बेस्ट कहीं भी आपको इन मॉक्स के सॉल्यूशन मिल जाए ना तो बता देना मेरे को। नहीं मिलेंगे भाई, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थान ऐसे चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है। ये क्या बोल रहा है कि स्थान ऐसे, ये कोई स्थान है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और 30 जाता है 30। ओके, अब पश्चिम की ओर 20 जाता है 20, पश्चिम इस साइड है 20 चला गया। ओके, स्थान बी पर तक पहुंचता है, यहाँ बी तक पहुंच गया, ऐसे चलना शुरू किया बी तक पहुंच गया। ओके, उसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ता है, इस साइड मुड़ता है, स्थान सी तक पहुंचने के लिए वो 10 मीटर चलता है। ओके, 10 मीटर चला, 10 मीटर आगे तो नहीं निकलेगा ना, ऐसे नहीं, ऐसे आगे नहीं निकला। उसके बाद वो पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर किस साइड है इस साइड, और डी तक पहुंचने के लिए 15 चलता है, 15 चला, यहाँ पर क्या चला 15, ये 15 चला और यहाँ डी पर पहुंच गया। ओके, अंततः वो अपने दाएं ओर मुड़कर, दाएं ओर किस साइड है इस साइड 20 चलता है 20, ये 20 चला 20। ठीक है, अब वो बोल रहा है अब उसके प्रारंभिक बिंदु से उसके अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। अब एक चीज बताओ मुझे, ये 10 और ये 20 टोटल 30 आ चुका, 30 ही उत्तर की तरफ चला था, 30 ही दक्षिण की तरफ चला है, तो क्या इसके बराबर नहीं आ जाएगा ये बराबर। ये 20 मीटर किस साइड चला था पश्चिम की साइड, और 15 मीटर किस साइड चला है पूर्व की साइड, तो वापस क्या आ गया यहाँ 5 का अंतर आ गया 5 का, तो ये क्या है 5 मीटर की दूरी है अब दोनों के बीच। क्या आंसर आ गया 5। सीधा क्वेश्चन था लेकिन 2 मिनट लग गए, देख लो। शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में दिशाओं के चक्रवात संबंधी विक्षोभ का अंतर प्रवाह। सबको पता है क्या है बात, उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशाओं से चक्रवात आते हैं, समझ गए। शीत मौसम के दौरान जो शीत ऋतु आती है ना, उस टाइम पश्चिम और उत्तर पश्चिम से ही क्या आते हैं चक्रवात आते हैं भाई। रक्त परिवहन में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर मानवों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथियों द्वारा कैल्शिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ये एक बात बताओ, ये किस द्वारा होगा, मैं आपको बता देता हूं कि कैल्शिटोनिन हार्मोन है ना, वो थायराइड द्वारा होगा, थायराइड। एक्चुअल में क्या है ना जो ये थायराइड इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको एक्चुअल जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं पीयूष ग्रंथि के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। वैसे एक बात बता दूँ, जो थायराइड ग्रंथि है ना, वो सबसे बड़ी, जो मानव शरीर है ना उसकी सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या ये बात आप लोगों को पता थी पहले, नहीं पता थी तो याद रख लेना इसको। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार है, कितने एग्जामों में आ चुका नहीं पता भाई, जब कितनी बार, बहुत बार आ चुका। ठीक है, पीनियल ग्रंथि को क्या, पीनियल ग्रंथि क्या करती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। जो ये मेलाटोनिन हार्मोन होता है ना, मेलाटोनिन हार्मोन, इसको स्रावित करती है कौन, पीनियल ग्रंथि। देखो जब जब ये क्वेश्चन आता है ना, मैं इनके बारे में डिटेल लिखाता हूँ। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 15 बराबर 0 है का एक मूल 3/2 है, तो तब मूलों के वर्ग का योग कितना है, एक बार बताइए मुझे। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्चुअल में मूलों का योग क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल कितना होता है, एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। क्या ये बात सबको पता है। मूल निकालने के लिए ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और मैं हर जहाँ भी ये क्वेश्चन आता है मैं बताता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि मूलों का योग कितना है, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी, यानी कि माइनस 4a/a। ए बराबर ए ही होगा ना, यहाँ पे देखो
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, ऐसे एक कट जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें से एक मूल है ना, इसने दे रखा है एक मूल तो 3/2 है, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि अल्फा क्या है 3/2 है, तो बीटा क्या आ जाएगा 4 माइनस 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 5/2। दोनों मूल मुझे मिल गए, क्या मिल गया, एक तो मुझे मिल गया 5/2 और एक मिल गया 3/2। अब ये क्या बोल रहा है कि मूलों के वर्ग, एक बार बताओ पहले मूल का वर्ग क्या होता है 9/4, इसका स्क्वायर करना है प्लस इनके योग करना है 25/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया 34/4, 34/4 को मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा क्या 17/2 नहीं आ गया, यानी कि मूलों के वर्ग का योग कितना आ गया 17/2, 17/2 रे यार मैं क्या लगा रहा हूँ इसको, बी आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि मूलों के योग कैसे निकालते हैं, बस खत्म। और अपने को एक मूल देके तो उसने आधी प्रॉब्लम सोल्व ही कर दी। देखो 8 चौक 32, फिर आधा, फिर 4 गुना, फिर आधा, फिर 4 गुना, फिर आधा होना चाहिए ना, 64 आना चाहिए। अब देखो इसका 2 मेथड हो गए, एक काम करो एक छोड़ के 8, 16 और 32 भी हो गए, तो यहाँ 64 आएगा, तो ये भी इसका एक पैटर्न बन गया, ठीक है। तो 64 इसका आंसर आ गया। निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग लिखा था, तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कविराज मार्ग है ना वो अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में, कन्नड़। जो कविराज मार्ग है ना ये पुस्तक कर्नाटका से संबंधित है, कर्नाटका के इतिहास से संबंधित है, तो यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो कि कन्नड़ में लिखी गई होगी। जब जस्ता जिंक के कण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न करते हैं। एक बात बताओ, इसने क्या बोला, रंगहीन गैस, यानी कि बिना रंग वाली गैस। पीली, पीला तो एक रंग है, हरा एक रंग है, लाल एक रंग है, तो सीधा सीधा क्या आंसर मिल गया, ए। दिमाग लगाना बस क्वेश्चन में, एग्जाम में मैं अगर मुझे नहीं भी आता ना, वैसे मुझे पता है कि पोप ध्वनि के साथ जलती है, लेकिन अगर मुझे नहीं भी पता ना तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन को देखा, मैंने पढ़ा रंगहीन, अगर रंगहीन है तो रंग नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में इसने ये क्वेश्चन रंगहीन नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे ये बोल रहा, ये इसको यहाँ बोलना चाहिए था कि अभिक्रिया करते हैं तो ये कैसे जलती है, अब फिर ये आंसर होना चाहिए था। अब जब उसने लिख दिया क्वेश्चन में तो अपन भी क्या ही कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित दंड आलेख वर्ष 2021 के दौरान एक वर्ष में हुई दुर्घटनाओं की संख्या को दर्शाता है। ओके, बी बराबर 2 पहिया वाहनों और बसों की दुर्घटनाओं में अंतर है। एक बताओ 2 पहिया कहाँ है, 2 पहिया की संख्या कितनी है 330, और बस की संख्या कितनी है 180, तो क्या आ गया 50 अंतर आ गया, बी बराबर क्या आ गया 50। ओके, बी दुर्घटनाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ओके, टोटल कितना हुआ, मैं हर बार की तरह जोड़ूंगा सटाक से, 200, 300, 500, 800 और 800, ठीक है, प्लस कितना हो गया 20, 80, 100 और 30, 70, 200। ओके, ये लो, 1000 का 50 कितना प्रतिशत है, ये क्या बोल रहा है कि 20,000 का कितना प्रतिशत है, तो क्या 5% नहीं है, 5%, ये 5%, तो 1 मिनट, अरे यार 150 का अंतर है, 330 में से 180 घटाओगे तो 150 आएगा, 150। देखो यहाँ 180 लिखा मैंने, 0, 5 बस, और यहाँ 1 बच जाएगा 150, तो 15% आ जाएगा, 15%। माफ करना यार, मेरे से गलती हो गई थी, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दीबाजी में, ठीक है। तो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका। ओके इस क्वेश्चन में मैं लॉजिक लगाने जा रहा हूं, मुझ में सोचो क्या कर सकता हूं। एक्चुअल में ये आसपास ही नहीं है, मैं काम करता हूं इसके बीच अंतर ज्ञात कर ले। 13 और 34 21, ये कितना है 29, ये कितना है 37 और 8 41। ओके, गलत कर दिया क्या मैंने, 41 थोड़ी है 45 है भाई, 45, 37 और 8 45 होता है ना, और ये कितना आ गया
8 69 ओके। ये कितना आ गया 101 101। अब इनके बीच में डिफरेंस देखा मैं तो 8, ये मैंने देखा क्या 16, ये क्या मैंने देखा 24, ये कितना देखा 32। तो क्या अब एक बात तो 8 16 24 32, एक चीज बताओ 8 जोड़ा जा रहा है तो यहाँ कितना आएगा 40 जोड़ा जाएगा 40, 141 आ जाएगा 141। अगर मैं 278 में 141 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 9 8 और 389 389 कहाँ है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। अरे यहाँ 7 है ना यार, मैं क्या कर देता हूँ 9 और 1 और 4 419 आएगा भाई 419। जल्दी, मेरे खुद के एक मन थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। मेरी नींद नहीं खुली क्या ढंग से। किसी धारावाही चालक को रखने पर कोई बल नहीं लगता। एक बार बताओ, कोई बल कल कब नहीं लगेगा, दूर रखेंगे तो बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र से, तो हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र खींच ले, बल लग सकता है बिल्कुल एक। तो ये गलत हो गया। लंबवत रखेंगे नहीं, अंदर रखेंगे नहीं। अगर इसके समानांतर रख देंगे चुंबकीय क्षेत्र के धारावाही चालक को तो बल नहीं लगेगा उस पर कोई भी। तो सी आंसर हो गया भाई, सी। देखो, एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी 3 घंटे में भर सकते हैं, ओके मान लिया मैंने। ए बी सी 3 पाइप है। अब एक बार बताओ, जो ए की एफिशिएंसी ना पाइप सी से 6 गुना है, यानी कि अगर पाइप सी की 1 है तो ए की एफिशिएंसी 6 है, 6 गुना है। और पाइप बी की से 2 गुना है। अगर एक बार बताओ, अगर ए की 6 है तो ये किससे 2 गुना है, बी से, तो बी की एफिशिएंसी क्या रही होगी 3। अब यही तो है टोटल। बी और सी की एफिशिएंसी क्या है 4, ओके। टोटल कितनी है 9 और 1 10। और ये तीनों मिलकर कितने घंटे में भरते हैं 3 घंटे में। इनकी टोटल टंकी की जो एफिशिएंसी जो क्षमता है वो 40 लीटर हो जाएगी, 40 लीटर। सॉरी 30 लीटर है यार, मेरा आज क्या हो रहा है 30 बटे ए और बी, सॉरी बी और सी, बहुत गलतियां कर रहा हूं आज में। 7.5 घंटे में भरेंगे, 7.5 घंटे में। भाग दे दो बस, कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। देखो मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगा भाई, क्योंकि मैं जितना तेज बोल रहा हूँ ना मेरे से बहुत गलतियां हो रही है। गांवों में रहने वाले बहुत से लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में स्थानांतरित कर रहे होते हैं, बिल्कुल ये कथन दिया है। निष्कर्ष निकालो, शहरी सरकारी अधिकारियों की अनिवार्य रूप से गांव में तैनाती करनी चाहिए। एक बार बताओ, कुछ लोग बेहतर भविष्य के लिए कहाँ जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। तो क्या एक बार बताओ, क्या अगर मैं गवर्नमेंट कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से गांव में भर्ती तैनात कर दूंगा तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा, उसका कोई यहाँ से कोई निष्कर्ष निकाल सकता हूँ। एक बार बताओ, इसने पहली बात तो गवर्नमेंट कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। शहरों और गाँव के बीच अधिक परिवहन सुविधा है। यार एक बार बताओ, ये तो जा रहे किसके लिए, बेहतर भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। परिवहन सुविधा से क्या कनेक्शन है इसका, तो ये भी गलत हो गया। तो ए आंसर हो गया, ए। नेक्स्ट, एक वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य ये है, ओके। यदि 12% की छूट दी जा रही है तो प्रतिशत मूल्य वृद्धि क्या है। ये क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य का मान ज्ञात करना है, इनकी एमआरपी ज्ञात करनी है मुझे, ओके। एक वस्तु विक्रय मूल्य पे कब बेची जाती है, अगर मैं एमआरपी पर कोई भी छूट देके अगर बेच दूं तो क्या मेरा वो विक्रय मूल्य नहीं हो जाता। अगर मान लो मेरी एमआरपी 100 है और मैं 12% की छूट दे दूं तो क्या मेरे जो एसपी है वो 88% नहीं हो जाएगी। तो एक बार बताओ, इसने 12% की जो, तो 88 का मान क्या हो गया 39 60, 88 का मान हो गया 88। मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, अंकित मूल्य का मान जो कि 100 है मैं निकाल लेता हूँ। 11 से मैंने काटा 8 बार, 11 से मैंने काटा 3 और 6 0 बार, 8 से मैंने काटा 2 4 बार और 5 बार 45 बार। तो मेरा जो क्या आ गया 4500 टोटल आ गया, यानी कि मेरी एमआरपी 4500 आ गई। एक्चुअल में ये नहीं पूछ रहा, 4500 नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि सीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि करके लिखा गया है यहाँ पे। तो एक बार बताओ, 3600 मेरा सीपी और 4500 एमआरपी है, तो कितना ज़्यादा होगा 900। कितने पे ज़्यादा होगा भाई 3600 पर, और कितना प्रतिशत है 100। अब इसको काट दो 100,
36 ये कितनी बार चला जाएगा, 25 बार, तो 25% आंसर आ गया भाई। राइटिंग अच्छी आने लग गई ना मेरी धीरे धीरे। अभी अब लिखता हूँ तो अच्छा लगता है। एक्चुअल में इंग्लिश में लिखना ज़्यादा आसान रहता है हिंदी के मुकाबले, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट है ना इंग्लिश के, हिंदी के, इस वजह से मुझे हिंदी में पढ़ाना पड़ता है। कुछ चावल सलाद है, कुछ चावल है ना, क्या है, सलाद है, सलाद, सभी सलाद टेबल है, ओके, ये क्या है, टेबल है। कुछ चावल टेबल है, बिल्कुल है भाई, कोई सलाद चावल नहीं है, गलत है भाई। कुछ टेबल सलाद है, बिल्कुल है। तो ओनली 1 और 3 कहाँ है भाई, लास्ट वाला डी देखो, डी। मैं अब आराम से पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, मतलब आधा आराम से पढ़ा क्या रहा हूँ, सोल्व करवा रहा हूँ ताकि गलती होने के चांसेस कम रहे। किया गया कार्य क्या हो सकता है, एक बार बताओ, कार्य शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, तीनों, 1 2 3। नेक्स्ट, ये देखो, ये क्या दे रखा है, के प्लस 1/k+2 बराबर, एक बार बताओ, k प्लस 1/k बराबर में 2 को इधर ले जाऊंगा, क्या -2 नहीं हो जाएगा। सब लोगों ने पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, तो 1/x बराबर -2 हो तो क्या क्या होता है, x का मान क्या होता है, -1, और इसका कोई भी पावर हो, xn+1/xn की पावर x की पावर n, वो सबका आंसर -2 ही होता है। अब यहाँ से मुझे k की पावर 17 + 1/k की पावर 11 है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, -2 होगा, -2 b। ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ा होगा, और k की जगह -1 रख के देख लो, आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, बात ही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दौड़ती है, ओके, ये दक्षिण है, दक्षिण 5 किलोमीटर दौड़ी, फिर वो पूर्व दिशा की ओर 7 दौड़ती है, 7 दौड़ी, पुनः वो दाएं मुड़ती है और 7 दौड़ती है, ये 7 दौड़ी, ओके, दाएं इधर ही मुड़ेगी ना, फिर वो बाइक किस साइड मिलेगी, इस साइड मुड़ेगी, और 8 किलोमीटर दौड़ती है, 8, ओके। अंत में वो दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है, ये दक्षिण की ओर 8 दौड़ती है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, एक चीज बताओ, यहां से यहां तक मैं कितना दौड़ चुका, 7 और 8 15 दौड़ चुका, 15, और ये यहां से यहां तक कितना दौड़ चुका, यहां से यहां तक, ये कि 8 तो ये जोड़ चुका, और 7 और 5 12, इनकी 20 से 7 और 5 12, 20 टोटल में 20 जोड़ चुका, यहाँ से और यहाँ तक। अब मुझे ये सीधी रेखा चाहिए, तो क्या 15 20 25 का क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा 25, और इससे किस दिशा में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में 25 किलोमीटर और दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दरें होनी चाहिए। मुद्रास्फीति, एक बार बताओ, मुद्रास्फीति का मतलब क्या है। पहले तो आप मुद्रास्फीति का मतलब समझ लो, तो आप लोगों को अपने आप है ना पता चल जाएगा। मुद्रास्फीति वो स्थिति होती है जब है ना क्या बोलते हैं कि पैसों का इन्फ्लेशन कम हो जाता है, यानी कि मार्केट में है ना पैसों की कमी हो जाती है, पैसों की कमी, इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है। अगर एक बार बताओ, अगर पैसों की कमी हो गई तो उस टाइम बढ़ेगी क्या, करो की दरें करे। एक बार बताओ, आपके पास 300 रुपये, आपको 300 रुपये की जरूरत है, मार्केट में मतलब गिने चुने लोग ही, 2-4 लोग ही जहाँ पे जिनके पास 300 रुपये है। तो एक बार बताओ, जब आप 300 रुपये लेने जाओगे, है ना, मान लो 2 लोग चले गए किसी के पास, क्योंकि पैसे तो है नहीं लोगों के पास, आप 2 लोग चले गए, तो वो क्या है ना, ब्याज की दर क्या करेगा, बढ़ा देगा, वो बढ़ा देगा, वृद्धि कर देगा, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों मैंने ये आंसर लगाया है। नेक्स्ट, थायरोक्सिन के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन थायराइड ग्रंथि के लिए अनिवार्य है। जहां भी थायराइड ग्रंथि आए ना, सीधा लगा दो आयोडीन, खत्म। ये जब मैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन का पेपर दे के आया था ना, उसमें इस क्वेश्चन आया था थायराइड ग्रंथि से संबंधित, और उसका ऑप्शन भी आयोडीन था। बात तो ये आपके प्रीवियस ईयर ही है, इसमें क्या है ना, मॉक जो टेस्ट बनाते हैं, टेस्ट होगी, इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि प्रीवियस ईयर पेपर ही डालती है। किसी व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार ली, यदि उसने 2% अधिक दर पर राशि जमा की होती तब उसे 360 रुपये अधिक मिलते। एक चीज बताओ,
मेरे पास 100 रुपये की राशि है। मैंने क्या किया कि मान लो कि एक्स प्रतिशत पर लाया, इसने एक्स दिया है, मैं मान लो कि मैं एक्स की जगह मान लो कि 5% मान लिया मैंने, 5% पे लाया। अगर मैं 5% का 3 वर्ष में कितना होगा, 15%। एक्चुअल में ये बोल रहा है कि अब मैं ये 5% में 2% मैंने बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 7, 3 वर्ष में कितनी बढ़ी, 21। 7% से 3 वर्ष में कितनी हुई, 21। तो 15 से 21 क्या हुई, 6 बढ़ी, 6 बढ़ी। एक चीज बताओ, किसी भी संख्या में आप 2 वर्ष जोड़ोगे ना किसी भी ब्याज दर में, तो 3 साल में उसकी धन राशि राशि क्या हो जाएगी, 6%। वही एक एग्जाम्पल था जो मैंने आप लोगों को 5% मान के समझाया। तो 6% का मान इसने क्या दे रखा है, 660। तो मुझे चाहिए कितने प्रतिशत का मान, 100 का। तो 60, 6,000 आंसर आ गया, 6,000। वो सिर्फ मैंने पढ़ा, आपको समझाने के लिए माना है। क्योंकि आप है ना, आपको क्या हो गया कि फॉर्मूले रटने की आदत हो गई। एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है ना मेरे, आप देखना, मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट करवाता हूँ ना मैं, आपको वहाँ फॉर्मूले की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। मैं फॉर्मूले से तो करवाता ही करवाता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं आपको एग्ज़ाम बिल्कुल एग्ज़ाम के मतलब रिलेवेंट चीज़ होती है ना, कि एग्ज़ाम में कैसे करना है, मैं सीधा वो सॉल्यूशन करवाता हूँ यहाँ पे। अक्सर समूह में बाएं से दाएं ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद एक सम संख्या है। विषम संख्या होनी चाहिए और सम संख्या होनी चाहिए। ठीक बाद में एक विषम संख्या होनी चाहिए और ठीक पहले एक सम संख्या होनी चाहिए। ये देखो, एक के पहले ठीक सम संख्या है और एक विषम संख्या। ओके, एक तो ये हो गया, ये दो हो गया, दो। ये क्या हो गया, ये नहीं, ये तीन हो गया, तीन। ये चार हो गया, चार। चार हो गई टोटल, चार। चार ऐसी संख्या है, ठीक है, चार आंसर आ गया भाई, चार, जिनके तुरंत बाद एक विषम संख्या है और तुरंत पहले एक सम संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? अरे ये तो सबको पता है, कर्नाटक में कौन सा है, गोल गुम्बज है, गोल गुम्बज। गोल गुम्बज किसने बनाया था बताओ? पहली बात तो ये कर्नाटका में सबको पता है। ये क्या है ना, बीजापुर का जो सुल्तान था ना, बीजापुर का सुल्तान कौन, आदिल शाह का मकबरा बना हुआ है यहाँ पे, आदिल शाह। आदिल शाह का, मैं अब इंग्लिश में लिखूंगा, देख यार मुझे क्या है ना, हिंदी में लिखने में दिक्कत होती है। गोल गुम्बज किसकी याद में बनाया गया है? बीजापुर के सुल्तान किसके, आदिल शाह का मकबरा है यहाँ पे, ठीक है। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। इसका कार्य शुरू किया था इसने, तो एक्चुअल में जो पूरी की थी ना, वो किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने, पूरी इल्तुतमिश ने की थी। बनाई शुरुआत किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। लेकिन ये बड़ा इमामबाड़ा बनाया किसने था? अवध के नवाब किसने? आसफ उद दौला ने, ठीक है। ये बड़ा इमामबाड़ा इन लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? सबको पता है, न्यूटन का जो पहला नियम है ना, उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहुत बहुत मेहनत लगती है, क्या ही बताऊं, मतलब बोल बोल चिल्ला चिल्ला के मतलब गला दुखने लग जाता है, इतना तेज बोलना पड़ता है और जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। एक्चुअल में जो अदर टीचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, देखो वो आपको टाइम देते हैं सोल्व करने के लिए, तो उनका क्या है ना, थोड़ी सी शांति मिल जाती है मन को। लेकिन एक्चुअल में क्या, मुझे आराम नहीं मिलता, क्योंकि मैं लगातार बोलता हूँ, आपके इंतजार नहीं करता। 57वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। कुछ संख्या बनानी है गोलाकार गेंद की। गोले की त्रिज्या क्या होती है, पहले ये बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन को पिघलाया जाता है, बेलन का क्षेत्र
आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या बनानी है तो 4/3 इंटू पाई इंटू 1 ये हो गया, यहाँ 1 है। यहाँ पे क्या आ गया, पाई आर का मान क्या दे रखा है बेलन की का 9, 9 × 9, एच का मान क्या दे रखा है 12। इसी को सोल्व करना है, पाई से पाई गया, 4 से 3 बार गया, तो ये क्या मिल गया। तो एक बार बताओ n बराबर क्या मिल गया, n बराबर देखो n बराबर क्या मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। n बराबर क्या मिल जाएगा, n बराबर 9 × 9 × 3 × 3, ये भी 9 हो जाएगा तो 9 का क्यूब मिल जाएगा 729 ये रहा आंसर। ये क्या बोल रहा है, स्ट्रेंज शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच। देखिए आप लोग इसको देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले क्या, ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर जी आएगा, फिर क्या आएगा, एन आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। 3 और 3 6 7 हो गए, 7 ओके 7 हो गए। अब ये बोल रहा है बाएं से चौथा कौन है भाई, बाएं से चौथा एन है, दाएं से दूसरा कौन है आर एस। तो इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर आएंगे, ओ पी क्यू आर, 4 अक्षर आएंगे 4। यही इसने पूछा है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ के समय वायसराय कौन था। असहयोग आंदोलन हुआ कब था ये बताओ पहले तो। 1920 में। किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो उस टाइम कौन था वायसराय, तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। डलहौजी किस टाइम था ये बताओ पहले तो। डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक था। इसने क्या किया था सबको पता है, इसे भारतीय रेल का जन्मदाता कहा जाता है। पहली रेल कब चली थी ये बताओ पहले तो, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने। मुंबई से थाने कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी एक इसे क्या है ना, डलहौजी को क्या कहा जाता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता, पहली ट्रेन, ठीक है। ये तो डलहौजी के बारे में हो गया। लॉर्ड कर्जन के समय लॉर्ड कर्जन का जो समय था वो कौन सा था, 1899 से लेके 1905 में, 1905 में। और इसके समय सबसे प्रसिद्ध घटना क्या हुई थी, बंगाल का विभाजन। क्या, बंगाल का विभाजन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन कब आया था सबको पता है। ये कब था, 1947 के टाइम। कौन, यानी कि ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय। इसी के समय है ना भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। और माउंटबेटन योजना के तहत ही आप लोगों को पता है कि भारत को पाकिस्तान से अलग किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी। अब बताओ इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्या दे सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए। सब कुछ तो रिवाइज करवा दिया, चारों ऑप्शन से संबंधित सब कुछ रिवाइज करवा दिया एक बाबू। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो सबको पता है कैल्शियम करता है जल के साथ अभिक्रिया, क्योंकि देखो चूने पत्थर में कैल्शियम आता है आप लोगों को पता है, और ये जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैं उदाहरण भी दे दिया। बताओ इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, बताओ। आप जो बोलोगे ना वो कर लेंगे। बताओ, आप कहोगे कि भैया ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाया वो, मैं वैसे सॉल्यूशन करवा दूंगा। आपका एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट है भाई। कॉस्ट प्राइस और सीपी के बीच एम और एन के औसत विक्रम मूल्य, एम और एन का औसत विक्रम मूल्य क्या है पहले तो ये बताओ। विक्रम मूल्य कौन सी लाइन दर्शा रही है,
ये डॉट वाली लाइन है, ओके। तो एम और एन का विक्रम मूल्य क्या है? एम और एन का विक्रम मूल्य 400, 1050, 1050, ओके। और का मूल्य, औसत मूल्य, ओके, 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 525, 525 का रेशो किससे? पी और क्यू के औसत मूल्य से। पी और क्यू का औसत मूल्य कहाँ है भाई? करिए मूल्य, पी और क्यू का करिए मूल्य 600, 900, 1500। 1500 का आधा करूंगा 750। 25 से काट दो भाई, 25 से, 25 से काटा तो 25, 2 और कितना बच गया? एक, एक, हाँ 21। 25 से काटा तो 30। तो ये कितना आ गया? 3 से फिर काट दो, 7/10, 7/10 भाई, 10/7 नहीं, 7/10। गलती मत कर देना। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या दे रखा है? क्या के ई से बड़ा है? के ई से बड़ा है। एक बार बताओ, मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, इस बीच में कहीं भी ग्रेटर का साइन है? ग्रेटर का साइन है सर, लेकिन इसके साथ किसका? इक्वल का भी साइन है। यानी कि या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, दोनों में से एक कंडीशन रहेगी। तो ये गलत हो गया। अब इक्वल भी दे रखा है, एक बार बताओ इक्वल का साइन है? नहीं, क्योंकि ग्रेटर का भी साइन है साथ साथ, तो यह भी गलत हो गया। लेकिन एक बार बताओ, इन दोनों के बीच ग्रेटर भी और इक्वल भी है, या तो के किससे बड़ा होगा? ई से, या के ई के बराबर होगा। समझने की कोशिश करो। तो या तो ये होगा या ये होगा, यानी कि आइदर और की कंडीशन बन जाएगी। या तो निष्कर्ष एक सत्य होगा, अगर ये बड़ा हुआ तो बराबर नहीं होगा, बराबर हुआ तो बड़ा नहीं होगा, यानी कि यह वाली कंडीशन बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी। इंद्राणी रहमान भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है? तो सबको पता है भाई, भरतनाट्यम से संबंधित भी है और उड़ीसी नृत्य से संबंधित भी है। तो दोनों आंसर हो जाएंगे। प्रत्येक किलोमीटर पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना है? ओके, एक बार बताओ, पहले तो बल का फॉर्मूला बताओ मुझे। F बराबर ma होता है। एक m क्या होता है? द्रव्यमान। a क्या होता है? a त्वरण। और F बराबर बल, ठीक है। एक बार बताओ, मेरे पास द्रव्यमान कितना है? 1 kg, 1 kg। त्वरण का मान क्या होता है? सबको पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 9.8 मीटर, अच्छा इसने मान नहीं दे रखा क्या? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये 9.8 आना चाहिए ना यार, 9.8 न्यूटन आना चाहिए, 9.8 न्यूटन। अच्छा इसने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसने एक्चुअल में ये एग्जैक्ट मान है, एग्जैक्ट। इसने क्या लगभग पूछा है, लगभग, लगभग देखो यहाँ लगभग लिखा हुआ है, तो ये 10 आंसर आ जाएगा भाई, 10। ओके, मैं सोचा यार 9.8 होना चाहिए, आंसर ही नहीं है, तो इसने लगभग पूछा है भाई, लगभग, ठीक है। एबीसी एक चक्रीय चतुर्भुज है, बीसी वर्त का व्यास है। ओके, चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? एक वर्त होता है, एक वर्त, उसके अंदर बीसी एक व्यास है और ए बी एक भुजा है। ओके, ए बी सी डी, ओके, ये एक चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज। ओके, ये क्या बोल रहा है कि बीसी व्यास है और डी बीसी क्या है? 29 डिग्री। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, जो ये व्यास है ना, व्यास द्वारा परिधि पर डाला गया कोण क्या है? 90 डिग्री होता है। कहीं भी डाल दो, ये अगर व्यास है तो या तो यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, या कहीं भी डाल दो, नीचे डाल दो। जो अगर आप ये परिधि पर कोण डालोगे ना, तो हमेशा 90 डिग्री होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 होता है, ठीक है। अगर ये 90 हो गया और ये 29 हो गया, तो ये कितना हो गया इस त्रिभुज में? क्या 61 नहीं हो गया? 61। अगर ये 61 हो गया, मैं आपको बता देता हूं, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होता है? 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। यानी कि कोण ए प्लस सी क्या होंगे? 80 डिग्री, 180 डिग्री। अगर मुझे सी दे रखा है मेरा कितना? 61 डिग्री, तो कोण ए कितना हो जाएगा? 119 डिग्री, 119 डिग्री, 119 डिग्री। बी आंसर।
सीधा सवाल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं इसमें, एक तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, और एक चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण 180 डिग्री होते हैं। आमने सामने के कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। 35 क्वेश्चन बाकी है, 27 मिनट बाकी है। चलो करते हैं, जितने होते हैं उतने। ये क्या बोल रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये नहीं है, या जुलाई के बाद इन्होंने क्या, मार्च के बाद जुलाई, तो लिख लो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अब मैं पूरा थोड़ी लिखूंगा, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। ओके, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। चलो, यू सितंबर में यात्रा करता है। यू और क्यू के बीच एक व्यक्ति यात्रा करता है। क्या मैं नीचे ले सकता हूँ? नहीं भाई, तो यू और क्यू के बीच एक व्यक्ति यात्रा करता है। ओके, इसने पूछा कि मार्च में कौन यात्रा करता है, तो मार्च में कौन करेगा भाई? क्यू। ये लो। अब मैं इसको सोल्व करने क्यों जाऊंगा? मेरा ध्यान कहाँ था? मेरा ध्यान यहाँ था एग्जाम में। मार्च में कौन जाएगा? बस खत्म, मेरे को मार्च मिला, मैंने आंसर लगाया, मैं आगे क्यों चेक करूंगा भाई? सीधी बात है, मैं क्यों चेक करूंगा? एग्जाम में ऐसे ही समय बचता है मेरे भाई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान में क्रमशः किन अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो सबको बताया, अभी मैंने इसी मॉक में बताया कि जो NCST है ना, वो 338 में, 338 कहाँ है? 338 ये रहा। और जो NCSC है ना, वो 338 में है। तो क्या आंसर आ गया? सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यार एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन मैं कितनी बार बता चुका। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? MgOH2। ये सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बिल्कुल गलत है। सल्फ्यूरिक अम्ल सही है, ये सही है, ये सही है। सिर्फ कौन सा गलत है भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। मैं कितनी बार बता चुका ये तो। एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 किलोग्राम की दर से चीनी बेच रहा है। ओके, जिसका मूल्य 30 किलोग्राम मिलता है। ओके, लेकिन वह 1000 ग्राम की बजाय 750 ग्राम देता है। ओके, ये बोल रहा है, ये मैं एक तरफ CP लिखूंगा, एक तरफ SP लिखूंगा। मैं ये क्या बोल रहा है कि मैं लाया 30 में था, लेकिन मैं बेच कितने में रहा हूँ? 27 में। एक चीज बताओ, तो मुझे हानि हो रही है या नुकसान हो, प्लस सॉरी फायदा हो रहा है? तो तीन रुपए की हानि हो रही। ओके, एक चीज बताओ, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ? मैं 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम दे रहा हूँ, यानी कि मैं SP तो 1000 ग्राम का ले रहा हूँ, लेकिन दे कितना रहा हूँ? 750 ग्राम। इसको सोल्व कर दो। ये 3 बार जाएगा 250 से, ये 4 बार जाएगा, ये 3 से ये 9 बार गया, तो ये कितना गया? इधर 30 CP आ गया, और कितना 36 क्या आ गया? SP आ गया। तो CP से SP कितना ज़्यादा हुआ? 6 ज़्यादा हुआ 30 से। तो कितना प्रतिशत आया भाई? कितना प्रतिशत आया? तो 20% आ गया। 20% लाभ हुआ, यानी कि मुझे 20% का लाभ हुआ भाई, 20% का लाभ। ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन को 1 मिनट करिए, तब तक मैं आया, 1 मिनट पानी पी के आया। अरे यार, मेरा पेन कहाँ गया? अरे यार, मैं पेन कहाँ रख दिया? सॉरी फॉर द डिले। ये क्या बोल रहा है कि 7 दोस्त है। ओके, प्रत्येक की आयु अलग अलग है। ओके, एक चीज बताओ, C की आयु D से बड़ा है, C D से बड़ा है। ओके, मैंने मान लिया C किससे बड़ा है? D से। ओके, ए सभी में सबसे छोटा है। ओके, सभी में सबसे छोटा है। पहले तो ये देख लो, B और G के बीच आयु में कितने लोग हैं? ओके, ठीक है। केवल 4 लोग C से बड़े हैं। एक बात बताओ, C से कितने लोग बड़े हैं? 4।
1 2 3 4 ओके। अगर सी से 4 हो गए तो 7 के 7 आगे मिल गए मुझे। ई जी से बड़ा है, ई बड़ा है किससे, जी से, लेकिन एफ से छोटा है। एफ सबसे बड़ा नहीं है तो एफ यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा। सबसे बड़ा कौन आ जाएगा भाई, बी। तो बी और जी के बीच कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 2। ए आंसर आ गया भाई, ए। नेक्स्ट, 2024 प्रित्जर पुरस्कार किसने जीता था, जिसे प्राय भारत की प्राय वास्तुकला का नोबल कहा जाता है। तो ये किसने जीता था भाई, बताओ, किसी को मालूम है? ये यार मुझे नहीं पता, छोड़ो इसको। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यार एक बार बताओ, सब अब क्या आप लोगों को नहीं पता कि पाचन वसा के पाचन में अंगों द्वारा स्रावित पित्तरस, अग्नाशय रस, यही होता है ना? सी। एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई बराबर है और त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई 50 मीटर है। तो त्रिभुज मैदान की अन्य 2 भुजाओं की लंबाई। इस क्वेश्चन को बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअल में मैं अभी बताऊंगा ना तो मैं ये समझ नहीं पाओगे आप लोग। जैसे ही मॉक समाप्त हो जाएगा तो मैं इस क्वेश्चन को करवा दूंगा आप लोगों के लिए, पक्का करवाऊंगा, और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा। फॉर्मूले नहीं रटवाऊंगा, टेंशन मत लो। इसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के पहले अक्षर में अंक में 1 घटा दिया जाता है। ओके, तो एक बार बताओ, मैं इसको लिखूंगा 6 2 2 3 8। दूसरे को क्या लिखूंगा, 7 3 7 4 5 4 2 2 2 7 6 2 2 5 3, और ये क्या आ जाएगा 5 3 7 7 6। ओके, ये बोला 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्या है। एक बार बताओ, इनको मैं जोड़ देता हूँ, इनको जोड़ देता हूँ। 6 2 8 और 10 और 11 21 21। ओके, ये कितना हो गया, 10 17 21 26। ओके, ये कितना हो गया, 8 10 और 17। ओके, ये कितना, 8 10 18। ओके, 8 15 22 28 28। ओके, इनमें 3 से विभाज्य कौन कौन सी है, एक तो ये है और एक ये, 2 ही संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य है, 2। तो 2 आंसर लगाओ भाई, 2। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल है? सबको पता है भाई, जो परिवार द्वारा वस्तु और सेवाओं पर उपगत का जो व्यय है ना, वो राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, मिलाना है आप लोगों को। आप लोगों को किसके बारे में पता है, एक बार बताओ। डेंगू किससे होता है, वायरस से होता है, यानी कि बी से 1 होगा, बी से 1 बी से 1 बी से 1 बी से 1। ये लो, बी से 1 कौन से में, सी में। अब मैं बात वाले को क्यों चेक करूं, बताओ पहली बात तो। चलो, लेकिन मैं मिला देता हूँ। जो पेप्टिक अल्सर है ना, वो किससे होगा, जीवाणु से होगा। ओके, और जो हाथी पांव रोग है ना, वो कीड़ा है, कीड़े से होगा। मलेरिया किससे होगा, प्रोटोजोआ मच्छर से। ठीक है, तो ये भाई आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट होता है इसका, मैं आपको बता देता हूं। आप लोग पहले 1 सेकंड के लिए खुद से सोचिए कि आप लोग कैसे कर सकते हो, फिर आपको एग्जाम अप्रोच बताऊंगा। पहले एक बार बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अगर मैं इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 लिख दूं तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, आपने इस अलग अलग कर दिया। यहाँ पे क्या है, 3 साइन थीटा, क्या है 3 साइन थीटा प्लस कोस, क्या है 4 कोस थीटा बराबर 5। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कोस थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। एक चीज़ बताओ, अब यहाँ से इसको कंपेयर करो,
साइन थीटा है तो साइन थीटा है, कोस थीटा है तो कोस थीटा है। ये जो साइन थीटा बचा है ना, उसकी जगह क्या आ गया, 3/5, यानी कि साइन थीटा का मान क्या हो गया, 3/5। ये कोस थीटा की जगह क्या आ गया, 4/5, तो कोस थीटा का मान क्या हो गया, 4/5। तो कोट क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बराबर बटे साइन थीटा। अगर मैं इसको कोस थीटा का मान 4/5 रख दूंगा और इसका मान 3/5 रख दूंगा, इसको सोल्व करूंगा तो 4/5 इंटू 3, 5/3, तो क्या जाएगा, 4/3 आंसर आ गया। 4/3 कहाँ है, ये बी रहा। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, और सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। क्वेश्चन तो अच्छा है ही सही, सॉल्यूशन कैसा लगा, सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। पी क्यू आर एस एक उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हुए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हुए हैं। एक बार बताओ, एस और यू के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये एस और यू के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, यू के बीच। एक काम करता हूं, मैं यू की सिचुएशन एक ये भी बना लेता हूं, मैंने 2 सिचुएशन बना ली। ओके, 3 लोग भी बिठा दिए मैंने। एस किसी कोने में नहीं बैठा है, टोटल लोग कितने हैं, 6 लोग हैं। एस किसी कोने में नहीं बैठा है, ओके मैंने मान लिया। आर यू के निकटतम बाएं बैठा है, इसके अनुसार तो आर यहाँ बैठना चाहिए और इसके अनुसार आर यहाँ बैठना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे आर को बिठा दिया तो ये तो 6 लोग गए, तो एस क्या चला गया, एक कोने में चला गया। इसने क्या बोला, एस किसी भी कोने में नहीं बैठा है, तो ये सिचुएशन मेरी गलत होगी। यानी कि एस के, अब एक बात बताओ, एस के यहाँ कौन होगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, एस के बगल में कोई व्यक्ति बैठा होगा, ठीक है। क्यू एस और टी के मध्य बैठा है, क्यू एस और टी के मध्य बैठा है, तो पंक्ति के बाएं कौन बैठा हुआ है भाई, टी नहीं बैठा हुआ, पी बैठा हुआ है, पी पी बी। बच कौन गया था, बाएं कोने पर कौन बैठा है, पी। नेक्स्ट, शाओमी के पहले इलेक्ट्रॉन वाहन का नाम क्या है, नहीं पता भाई, ये हमें क्या पता। अरे यार, ये तो शाओमी का जो सबसे जो पहला इलेक्ट्रॉन वाहन आया था वो क्या था, शाओमी वनी होना चाहिए ना, शाओमी वनी। विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है, अभी तो कल वाले जो मॉक आया था उसमें भी विद्युत विभवांतर की इकाई पूछी थी, परसों वाले में भी यही पूछी थी, इसमें भी यही पूछी, लगातार 3 से मॉक से यही पूछ रहा है, तो क्यों गलत करोगे बताओ, अब भी गलत करोगे क्या मेरे भाई। शांत जल में एक मोटर बोट की गति 20 किलोमीटर घंटा है और अनुकूल 150 किलोमीटर जाता है और प्रतिकूल भी 150 जाता है, वापस लौटा जाता है। एक बार बताओ, टोटल कितना समय लगता है, 16 घंटे। 20 मोटर बोट की चाल है तो प्रवाह की चाल क्या होगी, एक बार बताओ। अनुकूल जाना है तो प्लस होगी, x मान लिया, और प्रतिकूल जाना है तो माइनस होगी। ये टोटल 16। अब इसको सोल्व करो। एक तो तरीका ये है कि आप इसको सोल्व करने चले जाओ, नहीं मैं सोल्व नहीं करूँगा। एग्जाम क्या कहता है कि भैया आपको सोल्व नहीं करना। अब एक काम करो, आप ऑप्शन का इस्तेमाल करो। 6 मैंने उठाया x की जगह तो 26 से 150 कटेगा, नहीं, तो ये तो गलत हो गया। 4 उठाया तो 24 से 150 कटा, नहीं कटा। मैंने 8 उठाया तो 28 से 150 कटा, 150 नहीं कटा, तो ये भी नहीं कटेगा। मैंने 5 उठाया तो 25 से कितनी बार गया, 6 बार। मैंने यहाँ 5 रखा तो 10 बार गया। क्या 10 और 16 6, 16 घंटे नहीं हो गए, 16 घंटे। तो क्या संतुष्ट किया, 5। तो आंसर क्या आया, डी। बताओ, अब इसी इक्वेशन को सोल्व करते, द्विघात समीकरण बनाते, फिर सोल्व करते, कितना टाइम लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 पे आता है, L 12 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये कितना आता है, 2 पे, ये 7 पे, ये 20 पे। -5 तो ये भी -5 होगा। 19 में से 5 गया तो 14, 20 में से 5 गया तो 14, L में से 5 गया तो 20 में से 5 गया तो 15, 12 में से 5 गया तो 7, तो ये आ गया ए, आंसर आ गया भाई ए। चेक तो करना पड़ेगा, ए मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सारे चेक करने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है। हाँ बताओ, रबी मौसम से संबंधित मैंने कितनी बार बता दिया, अब तो इस बार तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो मैं सीधा आंसर लगाऊंगा। मैं सीधी सी बात जानता हूँ कि जो सर्द ऋतु में जो फसलें होती है ना, वह रबी की होती है, और जो खरीफ की होती है वो बरसात के दिनों में होती है। अब आप लोग देख लीजिएगा,
दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? सबको पता है दही के निर्माण के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है भाई। जहां भी लैक्टो आ जाता है वहां दही आ जाता है भाई, दूध दही। ये क्या बोल रहा है एक बार बताओ। दो फॉर्मूले होते हैं, एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? एम स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब बराबर क्या होगा? ए क्यूब माइनस 3a। ये दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं यहाँ पे। एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2। अगर ये 7 है तो ये 7 आया कैसे होगा? इसमें ए स्क्वायर माइनस 2 आया होगा, यानी कि 2 घटाया होगा, तभी क्या आया होगा? ये आया होगा 7। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो 9 मिल जाएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा? 1 बाई एक्स बराबर क्या मिल जाएगा? 3। अब बताओ, अब इसका निकाल के भी देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है? 9 माइनस 2 7, यानी कि संतुष्ट कर गया, यानी कि इससे कोई मेरा मतलब नहीं। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा? एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या जाएगा? ए क्यूब, ए का क्यूब क्या था? 27 माइनस 2 इंटू 9, तो 3 इंटू 3, तो कितना आ गया? 18 आंसर लगाया, निकलो। एक्चुअल में ये क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम में कर रहा होता मैं 5 सेकंड में निपटा देता। मुझे पता है 7 3 से संबंधित है, और 3 का क्यूब क्या होता है? 18, बात खत्म। 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, बस खत्म। मुझे इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आती, 10 सेकंड भी नहीं लगाता भाई मैं, लेकिन आप लोगों के लिए समझाना भी पड़ता है ना। 11b का मतलब क्या है? इंटू 12। सी का मतलब क्या है? माइनस 144। डी का मतलब भाग 24। ए का मतलब प्लस 57। 24 से 6 बार गया, ये कितने बार? 132 माइनस 6 प्लस 57, ये कितना आ जाएगा? 132 प्लस 57 199 माइनस 6 193। 132 प्लस 57 कितना आ गया? 187। 189 माइनस 6 कितना आ गया? 183। मैंने जल्दीबाजी में 199 जोड़ दिया था, गलती मत करना आप लोग। ये क्या बोल रहा है? किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं देखता हूं भाग जा रहा है तो मैं काम करता हूं इंटू प्लस को जोड़ देता हूं। 36 माइनस 5 इंटू 240 भाग 6 प्लस 17। ओके, तो ये कितना आ गया? 40 बार गया, 40 पंजे 200, तो यहाँ तो माइनस आएगा, खत्म, क्योंकि माइनस का 200 आ गया। तो अब 36 कितना भी घटा लो तो ये तो नहीं होगा। ओके, भाग के प्लस की जगह मैं भाग कर दूंगा, तो अगर मैं प्लस की जगह भाग कर दिया और भाग की जगह प्लस कर दिया, तो ये तो क्या 5 में 240 का भाग जाएगा? नहीं, ये भी गलत हो गया। अगर मैं माइनस की जगह भाग कर दिया तो 36 में 5 का भाग जाएगा? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या करो? लास्ट वाला बचा 36 इंटू 5 प्लस 40 माइनस 17, ये कितना हो गया? 180, 220, 203, बिल्कुल 203 आंसर आ गया। 203 डी से। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? अरे यार ये तो नहीं पता भाई, छोड़ो इसको, नहीं पता तो छोड़ो। प्रत्यावर्ती धारा में निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वोल्टता को एक वोल्टता स्तर से दूसरे में आसानी से और कुशलता पूर्वक परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो सबको पता है ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका मॉक में, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित होती है, एक बार बताइए मुझे। मैं आपको बोलता हूं कि 15 में क्या आता है? 3 इंटू 5, तो यानी कि जो भी संख्या होगी 3 से भी भाग जाएगी। 3 से ये जाएगी नहीं, ये जाएगी नहीं, ये जाएगी, ये जाएगी। ओके, 4 से क्या जाएगा? 4 से ये भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, ये 600 बार, 15 से भी जाएगा, ये जाएगा कितना बार? 15 से कि 90, 6 4 इनकी 64 बार, ठीक है। ये कितना बार जाएगा भाई? 40 से जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, 75 से भी जाएंगे ये लोग। ये 12 बार जाएगा, 120 बार, और ये कितनी बार जाएगा? ये भी जाएगा, 15 और 5 दोनों से जाएंगे ना ये। ओके, अब एक चीज बताओ,
सबसे बड़ी पूछी है तो किस, ये दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है? डी, 9600। तो आंसर क्या होगा? 9600। मैं इसका एलसीएम नहीं निकालने बैठूंगा, पहले ही बता दूं। मैंने हर बार बोला है कि एग्जाम में आपको जो चीज़ करनी है ना वो ये करनी है, और मैं तो एग्जाम में तो सोल्व करा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम और ठीक बाद में एक सम है? विषम संख्या होनी चाहिए ठीक बाद में और पहले दोनों सम होनी चाहिए। एक तो ये रहा, ये भी नहीं है, एक ही है, एक ही है यार, विषम संख्या है, एक ही है ऐसी तो भाई, एक ही लगाओ तो फिर एक ही है। तो एक्चुअल में मुझे डाउट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले दोनों मॉक में ये क्वेश्चन गलत हुआ है, इस वजह से। ए का क्या होना चाहिए? 3 का एक्स क्यूब, 3 का जीन की पावर एक्स, 49 का अंडर रूट क्या होता है? 7 बराबर 512 का घनमूल क्या होता है? 8 प्लस 1728 का 12। तो 3 की पावर एक्स बराबर 8 प्लस 12 प्लस 7, 20 27। तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर क्यूब हो जाएगा। एक्स की मान क्या आ जाएगा? एक्स का मान 3। नेक्स्ट, इसको देखिए, मैं हर बार बोलता हूं आप लोगों से, क्या बोलता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहले देख लो कि कितनी संख्या है टोटल। तो ये कितनी संख्या है? 2 4 6 8 10 12 और 18, भाई 14। और ये कितनी है नीचे? 4 8 और 10, यानी कि 24 टोटल संख्या है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मैं 6 के भाग में तोड़ देता हूँ। क्या क्या, तो 4 के में तोड़ूंगा या 6 के में तोड़ूंगा? मुझे एक चीज दिखी, टी दिखा मुझे, टी जो 6 के अंतर पे है, तो मैं 6 के हिसाब से तोड़ूंगा इसको। 6, ये 3 और ये 6, ये 3 और ये 6। एक बार बताओ, एक्स के बाद क्या है? डब्लू। यहां भी क्या आएगा? एक्स के बाद डब्लू। यानी कि एक चीज बताओ, 5वें पे डब्लू आएगा, लास्ट में डब्लू आएगा, सब में लास्ट में डब्लू है, ओके। और 5वें पे कहाँ है डब्लू? तो यहाँ डब्लू नहीं है 5वें पे, यहाँ भी नहीं है, इन दोनों में है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? एस के बाद यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, तो तीसरे पे यू आएगा, तीसरे पे यू आएगा, और पीछे से तीसरे पे यू आएगा, और पहले पे भी यू आएगा। तो क्या आंसर आ गया भाई? सी। खत्म। क्या था इस क्वेश्चन में? थोड़ा दिमाग लगाना बस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थिर वैद्युत बल एक असंपर्क बल है, बिल्कुल गलत है, यह तो संपर्क वाला बल है। चुंबक द्वारा वस्तु को उठाने की योग्यता संपर्क बल का एक उदाहरण है, बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क बल है, बिल्कुल। तो 2 और 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मिनट है मेरे पास, अभी भी 6 क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा कर देता हूं इनको। एक चीज बताइए, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा, यही होता है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। कोस थीटा प्लस साइन थीटा अंडर रूट 1 प्लस क्या लिख दूं मैं इसकी जगह? साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा और कोस थीटा लिख दूं। एक बार बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अगर मैं 1 की जगह क्या लिख देता हूं? कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 की जगह मैं ये लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर ये बन गया ना, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो बन गया यहाँ पे। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ, अंडर रूट में आएगा तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब ये तो काट सकते हो ना, एक आंसर आ गया, एक, इनकी सी आंसर आ गया भाई, सी। नेक्स्ट, 3 मिनट बचे हैं, सटाक निपटा देता हूं थोड़ा। 7 मित्रों, कीर्ति, शिया, रिया और अलग अलग परीक्षा में दिया, ओके। प्री ने कीर्ति से अधिक, प्री ने क्या किया? कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किया, ओके। लेकिन किससे कम प्राप्त किया? शिया से कम प्राप्त किया, ओके। दीपिका ने प्रीति से कम,
दीपिका ने प्रीति से कम और अमिता से ज़्यादा। दीपिका ने, यहाँ प्रीति लिखूंगा, यहाँ दीपिका लिखूंगा, और यहाँ क्या लिखूंगा, किससे कम किससे ज़्यादा प्राप्त किया भाई, दीपिका ने अमिता से, अमिता से। ओके, ये 6 मर गए, 7 टोटल है। बचा कौन भाई, ऊपर कौन बचा भाई, जीत बची, जीत। ये लो 7 बन गए। अब इसने पूछा क्या है, सबसे कम अंक प्राप्त किसने किए, अमिता ने, अमिता ने भाई, सी। गगनयान सकी का उद्देश्य क्या है, एक बार बताओ। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा, तो इसका उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी और संचार सहित कई कार्यों की पूर्ति में सहायता करना। बिल्कुल। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, सबको पता होना चाहिए भाई, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। दाउन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ये भी लिख देता हूँ फटाफट आप लोगों के लिए, Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा का क्या है, NaHCO3। जिप्सम का क्या है, CaSO4 2H2O। बस खत्म, ये फॉर्मूले है। मैं हर बार बता देता हूँ, तो इस बार भी मैंने बता दिया, टाइम कम है लेकिन फिर भी बता दिया। माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है बताओ, सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टोटल संख्या है, जोड़ दो इनको फटाफट। 11 माइनस, एक बार बताओ, 11 माइनस 2 गया तो कितना आ गया भाई, 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 कितना हो गया, 16 माइनस 1 क्या, 15 15 26 42 54 69 69 में से 69 में से गया 68 और 81 81 प्लस क्या होगा, 1 2 के हो गया, 3 के हो गया, प्लस 3 के, और माध्य कितना है 9। एक बार बताओ, अगर 81 प्लस 3 के बराबर कितना हो गया 90, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा 9, तो के बराबर क्या हो जाएगा 3 आंसर आ गया भाई 3। ये राशि क्या था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लास्ट क्वेश्चन बचा भाई। ये क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक विषम में अंक में 2 जोड़ दिया जाए और सम में 1 घटा दिया जाए, 2 विषम में 2 जोड़ा मैंने 7, इसमें 5 3 9 7 3 5, ये किया मैंने। ये क्या बोल रहा है कि विषम में 2 जोड़ दिया जाए और सम में 1 घटा दिया जाए, कर दिया मैंने, सोल्व कर दिया। अब ये बोल रहा है बनी संख्या में बाएं से दूसरा कौन है 5 और दाएं से दूसरा कौन है 3, इन दोनों का योग कितना है 8। 8 कहाँ, ये रहा डी। एग्जाम में ऐसे उठते हैं क्वेश्चन लास्ट टाइम पे, ठीक है। ये 100 मेरे क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं कितना नंबर आता है। नंबर तो आज तो बहुत आने वाला है, टेंशन मत लो। सबमिट हो जा रहे भाई। अरे मेरे भाई 12 रैंक के 92 नंबर आया, 99.9% है, 99। ओके, अब जो क्वेश्चन गलत हुए हैं और जो नहीं किए उनको मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो मेरे मार्क्स से बिल्कुल भी जज मत करना मुझे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि मैं ना एग्जाम देने वाला हूं ग्रुप डी का, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं ये जो मॉक होते हैं ना, इन पे काम करके आता हूं पहले ही, आप लोगों को कैसे सोल्व करवाना है, ठीक है। तो मेरे मॉक से मुझे जज मत करना, मैं पहले ही बता दूं, रियलिटी बात यही है। इसको देखो, ये क्या है, सिंप्लीकेशन है, अपने हिसाब से सोल्व कर लेना भाई, ठीक है। इसको मैं सोल्व नहीं कराऊंगा। भूमध्य ग्लोब को विभाजित करती है 2 समान अर्धभागों में। क्षैतिज, अच्छा क्षैतिज करती है ना, हाँ सॉरी यार मेरे से गलती हो गई थी, क्षैतिज अर्धभागों में। प्रिट्जर पुरस्कार किसने जीता था, जिसे प्राय वास्तु कलाकार नोबेल पुरस्कार, तो ये जीता था शायद यामोटांगमोटे ने, रिकेन यामामोटो ने। ओके, ये क्वेश्चन था जो मैंने बताने के लिए बोला था, लेकिन इसको भी बताता हूँ मैं। पहले दूसरे को ये बता दें, शाओमी के पहले इलेक्ट्रॉन वाहन का नाम क्या था, SUV7। मिलान कैरियर कौन सा सही है, तो कौन सा सही होगा भाई,
डी वाला दीवाने बंदगी फिरोसा तुगलक। ओके, कौन सा कथन सही है? ओनली 1 और 3। ओके, ये असंपर्क बल होगा, ये भी संपर्क बल होगा। ओके, तो पहला और तीसरा सही है भाई। ठीक है, अब ये 73वां क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं फटाक से। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है, एक बार बताओ, जिसकी दो भुजाएं सब बराबर है। एक बार बताओ, दो भुजाएं बराबर है, ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है, तीसरी भुजा क्या है 50 सेंटीमीटर। ओके, अब एक चीज बताओ, ये भी ए है, ये भी ए है। अगर मैं मान लो इसमें हाइट डाल देता हूं, हाइट, तो ये 25 काट देगा, ये भी 25 काट देगा। ठीक है, अब ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर मुझे ये मिल जाए, समझ रहे हो, ये मिल जाए मुझे, तो मैं ट्रिपलेट लगा के ए निकाल लूंगा। समझना मेरी बात को, यही तो इसने बोला है, मुझे ये ए ही तो चाहिए, दोनों ए। अब इसने क्षेत्रफल दे रखा है, एक बार बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई आधार कितना है इसका टोटल? 1/2 आधार कितना है 50। ये देखो पूरा आधार, ये क्या है 50। ऊंचाई कितनी है? h मान लेता हूं मैं, h, ये जो ऊंचाई है इसको h मान लिया मैंने, h बराबर 2500 है। 50 से 2500 50 बार गया तो h बराबर क्या आ गया? 100 आ गया, 100 आ गया। h का मान क्या आ गया? 100। अब एक चीज बताओ, क्या मैं ए नहीं निकाल सकता 90 डिग्री का कोण पाइथागोरस थ्योरम से? 25 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 100 का स्क्वायर क्या आता है? 10,000। अगर 10,000 में 625 जोड़ दूंगा, 10 625 आ गया, 10 625। एक चीज बताओ, अब ऑप्शन देखो, ये किसका स्क्वायर है? 151 का नहीं है, क्योंकि इसका 151 का 20,000 के ऊपर स्क्वायर होगा। 90 का नहीं है, क्योंकि 8100 होगा। 140 का नहीं है, क्योंकि मैं 140 का बताऊं, 196 ये होगा स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार बताओ ये किसका स्क्वायर है? 103 का स्क्वायर क्या होता है? 10609। इसके करीब है, इसने क्या है ना, इसने जो आंसर दिया है ना वो एग्जैक्ट नहीं दिया, इसने क्या ये दिया है कि आसपास का आंसर। इसने क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन 103 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये 5% लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाए। और इससे बेहतर देखो, मैं अगर आप लोग फॉर्मूले से करना चाहते हो तो s बराबर a+b+c/3 इससे कर सकते हो। इसका फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ, s माइनस a s-b s-c, ये फॉर्मूला होता है इसका निकालने का। निकाल लेना, मैंने देखो जो सबसे बेस्ट मेथड है ना, मैंने वो बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो चलो, आप लोगों को कोई इशू हो तो मेरे से बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। अगर आप लोगों ने मेहनत की है ना भाई, तो गारंटी दे रहा हूँ, किसी की मजाल ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक दे। अगर आपने दिल से मेहनत की है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। डरना किस डरता कौन है बताओ? जिसने तैयारी नहीं की हो। आपने तो अच्छी तैयारी की है भाई, तो आप लोग परेशान मत होना, रिलैक्स रहिए। एक चीज़ सोच के चलो कि भाई सिलेक्शन मेरा ही होना है बस, क्योंकि मैंने मेहनत की है। ठीक है, अब अगर किसी का इंटीमेशन आ चुका है तो वो कमेंट करके बता देना मेरे को। मैं और मेरे से पर्सनली भी बात कर सकता है इंस्टाग्राम पे आके। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, और जिसका नहीं आया है वो अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मॉक लाता रहूँगा, दिसंबर तक मॉक लाऊंगा। ठीक है, जब ग्रुप डी के मॉक खत्म हो जाएंगे फिर अपन करेंगे एनटीपीसी को टारगेट, एनटीपीसी की तैयारी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपसे मिलूँगा कल। ठीक है, तो चलो भाई, धन्यवाद आप सभी का, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।